बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट पार्ट नंबर 38 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सूरह क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 817 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं लास्ट पार्ट नंबर 38 सफ़ा नंबर 798 से। इमरान और उसके साथी आंखें फाड़ फाड़ कर उस मशीनी पहाड़ की तरफ देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मशीनी पहाड़ पर ऐसा कौन सा मसीहा है जो उनकी जान बचाने के लिए वहां पहुंच गया है। अभी वो हैरत से मशीनी पहाड़ की तरफ देख ही रहे थे कि अचानक उन्हें तेज और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। इमरान, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? ये आवाज सुनकर न सिर्फ इमरान बल्कि उसके तमाम साथी भी बेइख्तियार उछल पड़े। ये आवाज तो जूलिया की है, क्रास्टी ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान समेत वो सब हैरत से चारों तरफ देख रहे थे कि जूलिया कहां से बोल रही है, क्योंकि इन्हें जूलिया की आवाज प्लेनेट के हर हिस्से से गूंजती हुई सुनाई दी थी। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं स्पेसशिप में हूँ जिसे तुम शायद मशीनी पहाड़ समझ रहे हो। जूलिया की आवाज फिर से सुनाई दी तो वो सब चौंक कर उस मशीनी पहाड़ की तरफ देखने लगे। उन्होंने जब रेड टार्च के ऊपर वाले हिस्से की तरफ देखा तो उन्हें वहां शीशे का एक गोल टॉप सा दिखाई दिया जिसमें एक लड़की हलाई लिबास और सर पर शीशे का ग्लोब चढ़ाए उनकी तरफ देखती हुई हाथ हिला रही थी। ओह, क्या ये रेड टार्च नामी सैटेलाइट है? इमरान ने जवाबन चीखते हुए कहा। उसकी आवाज शायद जूलिया ने सुन ली थी। हाँ, मैं डॉक्टर एक्स बोल रही हूँ। ये वही सैटेलाइट है जिससे पाकिस्तान पर सिर्फ क़यामत बर्पा करने का मंसूबा बनाया गया है और इसी सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया पर कब्जा करने का ख्वाब देखा जा रहा है। लेकिन इस सैटेलाइट पर अब मेरा कंट्रोल है। सब स्पेसशिप में आ जाओ, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। जूलिया ने सुपर कंप्यूटर को बताया था कि वो डॉक्टर एक्स है, इसलिए उसने खुद को डॉक्टर एक्स जाहिर करते हुए और खास अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। रेड टार्च नामी तबाहकुन स्पेसशिप पर जूलिया का कब्जा था। ये सुनकर इमरान का चेहरा पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था। वो तो जीरोलैंड के स्पेसशिप में संघी की इंफॉर्मेशन के तहत इमरान उन साइंसदानों की तलाश में यहाँ आया था। उसके तो हाँ, वो गुमान में भी नहीं था कि रेड टार्च नामी सैटेलाइट भी इसी रेड प्लैनेट पर हो सकता है जिससे डॉक्टर एक्स पाकिस्तान पर सिर्फ क़यामत बर्पा करना चाहता है। और ये देखकर तो उसकी हैरत में और ज्यादा इजाफा हो गया था कि उसी रेड टार्च नामी सैटेलाइट पर जूलिया ने कब्जा कर लिया था। वो यहाँ कैसे और कब आई थी, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था और न ही उसे इस बात का इल्म था कि जूलिया ने किस तरह से रोबोट्स की दुनिया में आरटीएस पर कब्जा किया है और जूलिया इतने बड़े स्पेसशिप को कैसे कंट्रोल कर रही है। ये सब कुछ उसके लिए हैरान कुन था। लेकिन आरटीएस जूलिया के कब्जे में था, इससे इमरान बेहद खुश हो रहा था। जूलिया ने स्पेसशिप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और अब स्पेसशिप उनके सरों पर आ गया था। फिर उन्होंने स्पेसशिप के निचले हिस्से में एक हला सा बनते देखा। जब हला बना तो उसमें से एक फौलादी सीढ़ी से निकलकर नीचे की तरफ आती दिखाई दी। तुम सब इस सीढ़ी से ऊपर आ जाओ, जूलिया की आवाज सुनाई दी। जो हुक्म डॉक्टर एक्स, इमरान ने जूलिया का इशारा समझते हुए बड़े मासूमाना लहजे में कहा और उसका मासूमाना लहजा सुनकर उसके बाकी साथी बेहतियार हंस पड़े। जूलिया की आवाज सुनकर और उसका आरटीएस पर कब्जा देखकर उसके साथियों के चेहरे खिल उठे थे। वो सब भी बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। उन्हें भी इस बात पर की बहुत हैरानगी थी कि जूलिया को थ्रीसिया अपने साथ ले गई थी और थ्रीसिया के कहने के मुताबिक
जूलिया को किसी स्पेसशिप में और हला में होना चाहिए था, लेकिन जूलिया हला में होने की बजाय रेड प्लैनेट पर मौजूद थी, जिस पर जीरो लैंड के सबसे बड़े दुश्मन डॉक्टर एक्स का कब्जा था। इमरान के कहने पर वो सब एक एक करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो गए। इमरान ने जोसेफ, जवाना और टाइगर को वहीं रोक लिया था, जबकि बाकी सब स्पेसशिप में चले गए थे। तुम क्या सोच रहे हैं इमरान? और बाहर क्यों खड़े हो? चलो आओ, तुम भी आरटीएस में आ जाओ। जूलिया की आवाज सुनाई दी, जो शायद उसे किसी स्क्रीन पर देख रही थी। रुको, मैं इन तीनों के साथ इस हेडक्वार्टर में जाना चाहता हूँ, जहाँ अर्थ के चंद साइंसदानों को रखा हुआ है। मैं इन सबको भी वहां से निकालना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। ओह हाँ, ठीक है, तुम इन्हें नीचे जाकर ले आओ। नीचे तुम बेफिक्र होकर जा सकते हो। मैंने सुप्रीम हेडक्वार्टर के साथ रेड लेबोरेटरी भी तबाह कर दी है, जिस पर सुप्रीम कंप्यूटर का होल्ड था। अब वहां न कोई मशीनरी काम कर रही है और न ही कोई रोबोट। जूलिया की आवाज सुनाई दी। क्या तुम जानती हो सुप्रीम कंप्यूटर ने उन 8 साइंसदानों को कहाँ रखा हुआ है? इमरान ने पूछा। नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन रुको, मैं आरटीएस के मास्टर कंप्यूटर से पूछकर तुम्हें बता सकती हूँ। आरटीएस का रेड प्लैनेट का हर हिस्सा स्कैन कर सकता है, जिससे उसे मालूम हो जाएगा कि सुप्रीम कंप्यूटर ने 8 साइंसदानों को कहाँ रखा हुआ है। जूलिया की आवाज सुनाई दी। ठीक है, जल्दी मुझे मालूम करो और मुझे बताओ, इमरान ने कहा। चंद लम्हों के लिए वहां खामोशी छा गई और फिर कुछ देर के बाद जूलिया की ने दोबारा आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें रास्ते बताती हूँ, तुम इन रास्तों पर आ जाओ तो तुम्हें उस कमरे में पहुंच जाओगे जहाँ सुप्रीम कंप्यूटर ने 8 साइंसदानों को रखा हुआ है। जूलिया की आवाज सुनाई दी और फिर वो रास्ता बताने लगी। इमरान अपने साथियों को लेकर उन खुफिया रास्तों की तरफ चलना शुरू हो गया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो खुफिया रास्तों से डॉक्टर जबरान और उसके 7 साथियों को लेकर बाहर आ रहा था। डॉक्टर जबरान और उसके 7 साथी वाकई खुफिया कमरे में कैद थे। चूंकि वहां तमाम मशीनरी बेकार हो चुकी थी, इसलिए इमरान किसी मशीनरी के जरिए कोई दरवाजा नहीं खोल सकता था। इसलिए उसने हर दरवाजा खोलने के लिए जोसेफ, जवाना और टाइगर की मदद ली थी, जिन्होंने बमों से वो दरवाजे उड़ा दिए थे। इमरान ने कमरे से डॉक्टर जबरान और उसके साथियों को निकाला और उन्हें लेकर दोबारा उन्हीं रास्तों से होता हुआ बाहर आ गया, जिन रास्तों पर वो जूलिया के कहने के मुताबिक नीचे गया था। मजीद 10 मिनट के बाद वो डॉक्टर जबरान और उसके साथियों समेत आरटीएस की सीढ़ियां चढ़ रहा था। डॉक्टर जबरान और उसके साथियों को इमरान ने अपना तारुफ कराया और ये सुनकर डॉक्टर जबरान और उसके साथियों की खुशी की कोई इंतहा न रही कि वो डॉक्टर एक्स की कैद से हमेशा के लिए आजाद हो रहे हैं और डॉक्टर एक्स का वो खौफनाक हथियार, जिसे उसने रेड टार सैटेलाइट का नाम दिया था, वो भी इमरान और उसके साथियों के कब्जे में है। वो सब स्पेसशिप में आए तो स्पेसशिप का अंदर का माहौल देखकर हैरान रह गए। स्पेसशिप के अंदर जैसे रोबोट्स और इंसानों के रहने का हर इंतजाम मौजूद था। हॉल में एक बहुत बड़े कमरे में हर तरफ मशीनें और स्क्रीनें लगी हुई थी और वहां रोबोट्स और इंसानों के बैठने के लिए हर तरफ आरामदेह कुर्सियां लगी हुई थी। स्क्रीनों पर वो चारों तरफ के मनाजर आसानी से देख सकते थे। कुछ ही देर में जूलिया भी कॉकपिट के खुफिया रास्ते से गुजरती हुई वहां आ गई। जूलिया को वहां देखकर वो सब खुश हो गए और सब एक दूसरे से अलग सलग करने लगे। जूलिया ने मास्टर कंप्यूटर को आरटीएस का मास्टर कंट्रोल संभालने का हुक्म दिया था, जो खुदकार तरीके से काम करता था। अब वो इत्मीनान से अपने साथियों के साथ उस हॉल में जा सकती थी और उस हॉल में रह सकती थी। स्पेसशिप ने इन्हें रेड प्लैनेट से निकालकर हला में आ गया था। वो सब आपस में एक दूसरे पर गुजरे हालात की तफसील बताने लगे। डॉक्टर जबरान और उसके साथियों ने भी उन्हें खुद पर गुजरे क़यामत हेज़ हालात के बारे में बता दिया था। वो काफी देर तक एक दूसरे की रोहदात सुनते रहे। फिर इमरान ने जूलिया से कहा कि वो इसके साथ कॉकपिट में जाना चाहता है, लेकिन जूलिया ने इसे बताया कि कॉकपिट में सिर्फ एक ही इंसान के बैठने की गुंजाइश है।
तो इमरान ने कॉकपिट में अकेले ही जाने का फैसला कर लिया। उसने जूलिया से कहकर अपनी आवाज मास्टर कंप्यूटर की मेमोरी में फीड करा दी, ताकि मास्टर कंप्यूटर इसकी हदायत पर बिला तामुल अमल कर सके। जब मास्टर कंप्यूटर ने इस बात की तस्दीक कर दी कि वो डॉक्टर एक्स के साथ इमरान की आवाज की हदायत पर भी अमल करेगा, तो इमरान कॉकपिट में आ गया और फिर उसने मास्टर कंप्यूटर से डॉक्टर एक्स और उसके स्पेस वर्ल्ड के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। रेड प्लैनेट के सुप्रीम कंप्यूटर ने चूंकि डॉक्टर एक्स की हदायत पर पहले ही स्पेस वर्ल्ड की तमाम तफसीलात फीड कर दी थी, इसलिए मास्टर कंप्यूटर इमरान को न सिर्फ तमाम तफसीलात से आगाह करता चला गया, बल्कि उसने स्क्रीन पर डॉक्टर एक्स की स्पेस वर्ल्ड की तस्वीरें भी दिखानी शुरू कर दी, जहां हर तरफ स्पेस स्टेशन और हजारों की तादाद में रोबोट्स नीले रंग के एक सियारे को स्पेस वर्ल्ड बनाने के लिए काम कर रहे थे। इमरान ने मास्टर कंप्यूटर को हदायत दी कि वह स्पेस वर्ल्ड की तरफ बढ़े, और उसका हुक्म सुनते ही मास्टर कंप्यूटर ने स्पेसशिप का रुख डॉक्टर एक्स के स्पेस वर्ल्ड की तरफ कर लिया। कई घंटों के मुसलसल और निहायत तेज रफ्तारी से उड़ते रहने के बाद आखिरकार आरटीएक्स डॉक्टर एक्स के स्पेस वर्ल्ड तक पहुंच गया। आरटीएक्स को स्पेस वर्ल्ड की तरफ आता देख वहां मौजूद ब्लैक बर्ड्स और दूसरे कई स्पेसशिप्स उसकी तरफ बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वो आरटीएक्स पर हमला करते, इमरान के हुक्म पर मास्टर कंप्यूटर ने न सिर्फ उन पर चारों तरफ से ब्लास्टिंग लेजर बीम्स बल्कि मिसाइल और रेड टॉर्च ऑन करके उन पर रेड हीट लाइट बरसानी शुरू कर दी, जिससे वहां हर तरफ सुर्ख रंग की आगियां फैल गई। स्पेस वर्ल्ड के हर हिस्से पर जैसे सुर्ख रंग का सैलाब आ गया था, जो स्पेस वर्ल्ड की हर चीज को तबाह बर्बाद कर रहा था। इमरान ने डॉक्टर एक्स की इजाद करता आरटीएस से उसके ही स्पेस वर्ल्ड में खूब तबाही मचानी शुरू कर दी, जिससे डॉक्टर एक्स न सिर्फ दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, बल्कि पाकिस्तान को भी सफा हस्ती से मिटाने का ख्वाब देख रहा था। हर तरफ से बरसते मिसाइलों, ब्लास्टिंग लेजर बीम्स और रेड हीट लाइट से स्पेस वर्ल्ड पर वाकई जैसे सुर्ख क़यामत से टूट पड़ी थी। स्पेस स्टेशंस और वहां मौजूद फाइटर स्पेसशिप्स आरटीएस पर जवाबी कार्रवाइयां भी कर रहे थे, लेकिन उनकी लेजर बीम्स और मिसाइल रेड टॉर्च की सुर्ख रोशनी की जद में आते ही खत्म हो जाते थे। वहां मौजूद तमाम स्पेस स्टेशंस और स्पेसशिप्स आग में जलते दिखाई दे रहे थे। इमरान ने मास्टर कंप्यूटर को हदायत दी थी कि डायमंड प्लैनेट पर बनने वाले स्पेस वर्ल्ड को भी तबाह करना है, ताकि अगर डॉक्टर एक्स वहां मौजूद हो तो इसका मसला भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके। आरटीएस ने हवा में मौजूद स्पेसशिप और स्पेस स्टेशन को तबाह करने के बाद डायमंड प्लैनेट का भी रुख किया, और फिर प्लैनेट के नजदीक जाते ही मास्टर कंप्यूटर ने वहां मिसाइलों के साथ साथ रेड हीट लाइट बरसानी शुरू कर दी, जिस पर डायमंड प्लैनेट पर तबाही का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। डायमंड प्लैनेट पर मौजूद तमाम रोबोट्स, उनकी मशीनरी और उनके बनाए हुए तमाम स्ट्रक्चर्स तबाह हो रहे थे। रेड हीट लाइट और तबाहकुन मिसाइलों से प्लैनेट पर जैसे क़यामत से टूट पड़ी थी, और इस प्लैनेट पर होने वाली तबाही से हर तरफ जैसे आग के फवारे से उड़ते दिखाई दे रहे थे। मिसाइलों और रेड हीट लाइट से इमरान ने डायमंड प्लैनेट का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया था, और ये प्लैनेट की हिफाजत करने वाले तमाम स्पेस स्टेशंस और स्पेसशिप तबाह कर दिए थे। अब वहां सिर्फ आग की शक्ल में सुर्ख क़यामत छाई हुई दिखाई दे रही थी, जिसमें शायद डॉक्टर एक्स भी जलकर राख हो चुका था। डॉक्टर एक्स का स्पेस वर्ल्ड तबाह करने के बाद इमरान ने मास्टर कंप्यूटर के जरिए डॉक्टर एक्स के एम सीरीज के स्पेस स्टेशन तक भी रसाई हासिल की, जिनकी तादाद 20 थी। आरटीएस ने M2 समेत 19 स्टेशन तबाह किए थे, लेकिन इंतहाई कोशिशों के बावजूद मास्टर कंप्यूटर M1 का पता नहीं चला सका था। M1 के बारे में शायद सुप्रीम कंप्यूटर और डॉक्टर एक्स ने आरटीएस के मास्टर कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन फीड नहीं की थी। जब मुसलसल सर्चिंग के बाद भी इमरान को M1 का पता न चल सका, तो उसे यकीन हो गया
कि आरटीएस के मास्टर कंप्यूटर के पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। M1 तबाह होने से बच गया था, जिसका मतलब था कि डॉक्टर एक्स भी अभी जिंदा है और वो M1 में मौजूद है, जो हला में न जाने और किस हिस्से में मौजूद है। आरटीएस एक बहुत बड़ा स्पेसशिप था और उस पर तबाहकुन हथियार लगे हुए थे, इसलिए इमरान उसे जमीन पर नहीं ले जाना चाहता था। इतने बड़े स्पेसशिप को वो पाकिस्तान में कहीं भी छुपा कर नहीं रख सकता था और न ही वो इसे हला में छोड़ सकता था, क्योंकि डॉक्टर एक्स अभी जिंदा था और फिर जीरो लैंड वाले भी स्पेसशिप में ही कहीं मौजूद थे। अगर आरटीएस उनके हाथ लग जाता तो फिर सूरत-ए-हाल फिर वहीं पर आ जाती जहां पहले थी। डॉक्टर एक्स की तरह जीरो लैंड वाले भी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे और दुनिया पर कब्जा करने के लिए आरटीएस जैसा हथियार उनके लिए बेहद कारआमद हो सकता था। आरटीएस में एक से ज्यादा रोबोट्स को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने के लिए बेशुमार स्पेसशिप मौजूद थे। इमरान ने उन स्पेसशिप को चेक किया। उनमें से एक स्पेसशिप रेड स्पेसशिप जैसा था, जो अंदर से खुला था, जिसमें वो सब आसानी से समा सकते थे। इस स्पेसशिप का कंट्रोल सिस्टम भी रेड स्पेसशिप जैसा ही था, इसलिए इमरान ने अपने तमाम साथियों को इस स्पेसशिप में जाने के लिए कहा और फिर उसने मास्टर कंप्यूटर की मेमोरी में आरटीएस को तबाह करने की हिदायत देनी शुरू कर दी। मास्टर कंप्यूटर चूंकि इंसानी हिदायत पर अमल करता था, इसलिए उसे भला क्या एतराज हो सकता था कि कोई आरटीएस को तबाह करे या ना करे। इमरान ने आरटीएस को हला में दोबारा दूर ले जाकर तबाह करने का हुक्म दिया था और फिर वो उस स्पेसशिप में आ गया जिसमें वो और उसके साथी मौजूद थे। इमरान ने स्पेसशिप का कंट्रोल संभाला और उसे लेकर आरटीएस से निकलता चला गया। जैसे ही स्पेसशिप आरटीएस से बाहर निकला, उसी लम्हे आरटीएस मुड़ा और हला की वस्तुओं की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान और उसके साथी स्पेसशिप की एक स्क्रीन पर आरटीएस को दूर जाते देख रहे थे कि अचानक आरटीएस पर जोरदार धमाके होने शुरू हो गए। आरटीएस धमाकों से टुकड़े टुकड़े होकर बिखरता जा रहा था। हला में एक बार फिर आग और आग की सुर्ख रोशनी फैल गई थी। कुछ ही देर के बाद आरटीएस और उस पर लगी हुई रेड टार्च तबाह हो चुकी थी। अब हला में आरटीएस के जलते हुए टुकड़े उड़ रहे थे। आरटीएस को तबाह होते देखकर इमरान और उसके साथियों के चेहरों पर सुकून आ गया था। उन सब ने डॉक्टर एक्स के स्पेस वर्ल्ड को तबाह होते देखा था, इसलिए वो खुश थे कि इमरान ने न सिर्फ डॉक्टर एक्स का स्पेस वर्ल्ड तबाह कर दिया है, बल्कि जूलिया भी उनके साथ थी और वो भी 8 साइंसदान भी उनके साथ थे जिन्हें डॉक्टर एक्स ने खामोशी से अगवा किया था और दुनिया में उनकी मौत की झूठी खबरें फैला दी थी। आरटीएस के तबाह होते ही इमरान ने स्पेसशिप का रुख अर्थ की तरफ कर दिया और स्पेसशिप नहायत तेजी से दूर नजर आने वाले जमीन के नीले गोले की तरफ रवाना हो गया। क्यों इमरान साहब, अब आपका क्या प्रोग्राम है? सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। कौन सा प्रोग्राम? इमरान ने चौंक कर पूछा। मिस जूलिया से शादी करने का और कौन सा? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया के चेहरे पर बेशुमार रंग से बिखर गए। ना भाई, मैं बाज आया सी शादी से जिसके शुरू होने से पहले ही इतने अजाब और परेशानियां भुगतनी पड़े। ये तो शुक्र है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई थी और हमें हला में इस कदर मुसाइब झेलने पड़े। अगर शादी हो जाती तो न जाने क्या होता। इमरान ने कहा तो जूलिया उसे गुस्सीली नजरों से घूरने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मनहूस हूँ और जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ था? जूलिया ने घुर्राते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा नाम कर दिया है। मैं तो अपनी शादी का कह रहा हूँ कि जब भी मैं शादी का प्रोग्राम बनाता हूँ, मेरे साथ साथ तुम सब भी मुसीबतों और परेशानियों में घिर जाते हो। इसलिए मैंने सोचा है कि ना मैं शादी करूंगा और ना ही मेरी वजह से तुम पर कोई मुसीबत आएगी। इमरान ने जूलिया को गुस्से में आते देख बौखलाए हुए लहजे में कहा। शट अप, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब मेरे लिए कह रहे हो। ठीक है, मेरी ही गलती थी कि मैंने अम्मा भी की वजह से तुमसे शादी करने की हामी भर ली थी, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जूलिया ने गुस्से से कहा, हाँ, तुम्हें वैसे भी शादी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एक भाई अस्पताल में पड़ा हुआ है। न जाने वो बेचारा अब किस कंडीशन में है। वो मौत के बिस्तर पर पड़ा दम तोड़ता रहे और हम शादी करके हनीमून मनाते फिरे। ये कहाँ का इंसाफ है? इमरान ने कहा, और तनवीर का ख्याल आते ही जूलिया का चेहरा बुझ-सा गया। तुम ठीक कह रहे हो, हमने तनवीर की बीमारी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की थी। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, जूलिया ने धीमे लहजे में कहा। अब दुआ करो कि उस बेचारे को होश आ गया हो। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि अगर उसे होश आ गया और चीफ ने उसे मेरी और तुम्हारी ना होने वाली शादी का अहवाल सुना दिया होगा तो उस बेचारे पर क्या बीतेगी। वो ना चाहते हुए भी एक बार फिर कोमे बल्कि फुल स्टॉप तक पहुंच जाएगा। इमरान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तनवीर बेहद समझदार इंसान है। मैं खुद जाकर उसे समझाऊंगी, वो मेरी मजबूरी समझ लेगा। मैं सिर्फ अम्मा भी की वजह से मजबूर हुई थी, वरना मैं शायद तुमसे शादी करने की हामी ही न भरती, जूलिया ने कहा। और इमरान और उसके साथियों के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो सब समझते थे कि जूलिया ने अम्मा भी के जरिए किस तरह इमरान से शादी करने का इकरार कराया था। उन्होंने जूलिया को सर सुल्तान वाले वाक़े की तफसील बताई और जूलिया भी सर सुल्तान की सख्त बातें सुनकर हैरान रह गई थी। तो फिर चीफ ने क्या जवाब दिया था? जूलिया ने कहा, चीफ ने इस मामले को उस वक्त तक मौखर कर दिया है जब तक सर सुल्तान हमारे माहिदों से शादी ना करने की शक खत्म नहीं करा लेते या हार नहीं मान लेते। सफ्दर ने जवाब दिया। सर सुल्तान हार मानने वालों में से नहीं है, जूलिया ने कहा। सर सुल्तान हार मानने वाले तो नहीं है, लेकिन इस उम्र में उन्हें तुम सब के लिए पार्लियामेंट और सेनेट में अपना बिल पास कराने के लिए जिस कदर जूतियां चढ़ाना पड़ेंगी वो तुम नहीं जानते, इमरान ने कहा। जो भी है, सर सुल्तान हर हाल में अपना काम कर दिखाएंगे और उन्होंने ऐसा कर लिया तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, सदीकी ने कहा। क्या अच्छा हो जाएगा? क्या बिल पास होते ही तुम शादी कर लोगे? इमरान ने कहा। नहीं, हम आजादी से आपकी और मिस जूलिया की शादी करा देंगे, सदीकी ने फौरन जवाब दिया तो वो सब हंस पड़े। क्या तुम चीफ से ट्रांसमीटर पर राब्ता नहीं कर सकते? एक तो इन्हें हमारी कामयाबी की खबर मिल जाएगी और दूसरा इन्हें यह भी पता चल जाएगा कि हम वापस आ रहे हैं, और तीसरा ये कि हमें तनवीर के बारे में भी इल्म हो जाएगा कि उसकी कंडीशन क्या है, जूलिया ने कहा। हाँ, ये हुई ना अक्लमंद बीवियों वाली बात, इमरान ने कहा तो वो सब हंस पड़े। इमरान ने ट्रांसमीटर पर एक्सो के महसूस ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और बार बार कॉल देना शुरू हो गया। कुछ ही देर में उसका X2 से राब्ता कायम हो गया। X2 अटेंडिंग, ओवर। X2 की महसूस आवाज सुनाई दी और उसकी आवाज सुनकर सबके चेहरों पर मुसर्रत के तासरात नमूदार हो गए। इमरान ने चीफ को अपनी मिशन की कामयाबी की रिपोर्ट देनी शुरू कर दी और उसने चीफ को यह भी बता दिया कि वो जूलिया को भी जीरो लैंड के एजेंटों से आजाद कराने में कामयाब हो गए हैं। चीफ ने इनकी कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद दी। चीफ की मुबारकबाद सुनकर इन सब के चेहरे और ज्यादा खिल उठे थे। चीफ तनवीर के बारे में बताएं कि उसकी तबीयत कैसी है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई उसमें? ओवर। इमरान ने संजीदगी से पूछा। हाँ, तनवीर अब बिल्कुल ठीक है, वो कोमे से निकल आया है और डॉक्टर फारूकी के कहने के मुताबिक वो तेजी से रोबा सेहत हो रहा है। अगले चंद दिनों में वो अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब हो जाएगा और बहुत जल्द वो आप सबके साथ होगा, ओवर। X2 ने कहा। और तनवीर के रोबा सेहत होने से उन सब के चेहरे गुलाब के फूल की मानद खिलते चले गए। चीफ ने इमरान से मजीद चंद बातें की और फिर उसने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ किया। उसका चेहरा बुझा हुआ था और डरा डरा से दिखाई दे रहा था।
क्या बात है, इस कदर डरे डरे क्यों लग रहे हो? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में पूछा। चीफ ने एक खौफनाक खबर जो सुना दी है। खबर इस कदर डरावनी है कि अभी से मेरी जान निकली जा रही है, इमरान ने सहमे हुए अंदाज में कहा। चीफ की और तुम्हारी बातें तो हमने भी सुनी है, लेकिन उसमें तो ऐसी कोई खबर नहीं है जिससे तुम्हारी जान निकल रही है, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये कि तनवीर ठीक हो गया है और अगले चंद दिनों में वो हमारे साथ होगा, इमरान ने कहा। ये तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तनवीर ठीक हो गया है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है, जूलिया ने कहा। उसे जब मालूम हुआ कि उसकी बीमारी की आड़ में तुमसे मैं शादी करने चला था, तो उसने तुम्हें तो कुछ नहीं कहना, मगर वो मेरा क्या हशर करेगा, ये सोचकर ही मेरा खून खुश्क हो रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम सब मुझे यहीं छोड़कर अर्थ पर चले जाओ। तनवीर से बचने के लिए मैं हलाम ही में रहकर अपनी सारी जिंदगी गुजार लूंगा। मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तनवीर कम से कम हला में तो नहीं आएगा, इमरान ने कहा। इसकी तुम फिक्र ना करो, मैं खुद उससे बात कर लूंगी। अम्मा भी के हवाले से जब ये मैं बात करूंगी तो वो इस सिलसिले में तुमसे कोई बात भी नहीं करेगा, जूलिया ने कहा। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम वाकई उसे संभाल लोगी? इमरान ने उसी अंदाज में कहा तो वो सब हंस पड़े। हम भी मिस जूलिया के साथ हैं इमरान साहब, हम भी तनवीर को संभाल लेंगे, आप फिक्र न करें, सफदर ने कहा। फिर ठीक है, देख लेना अगर तुम्हारे संभलने पर भी वो ना संभला तो मैं फौरन हला में भाग जाऊंगा, वो भी जूलिया को साथ लेकर। फिर हम दोनों हला में ही शादी कर लेंगे। यहाँ जूलिया जीरो लैंड वालों को अपना ससुराल बना लेगी और मैं डॉक्टर एक्स को अपना ससुराल समझ लूंगा, इमरान ने कहा। तो उन सब की हंसी तेज हो गई। अच्छा ये सब छोड़ें, हमारे साथ 8 मोअज़्ज़ज़ साइंसदान मौजूद हैं। डॉक्टर जबरान का ताल्लुक तो पाकिस्तान से है, जबकि बाकी 7 साइंसदानों का ताल्लुक मुस्लिम ममालिक से है। इन सब का क्या करना है? कैप्टन शकील ने उनकी तवज्जो साइंसदानों की तरफ दिलाते हुए की। उसने इब्रानी जुबान में बात की थी ताकि कोई साइंसदान इसकी बात न समझ सके। करना क्या है? ये जिन ममालिक में रहते हैं इन्हें वही पहुंचा दिया जाएगा। इन्हें अपने मुल्क में रखकर हमने इनका क्या अचार डालना है, और वो भी कड़वे और बूढ़े करेलों का अचार, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। और वो सब इसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़े। डॉक्टर जबरान और उसके साथी हैरत भरी नजरों से इन्हें हंसता देख रहे थे, जैसे उनकी समझ में ना आ रहा हो कि वो सब किस बात पर हंस रहे हैं। खत्म शुद। इसके साथ ही ये किताब अपने इख्तिताम को पहुंची।